हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, हम लोग जो है वो एडीओ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हिंदी के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। देखिए क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सार्थक पदों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है। बताइए, सार्थक पदों का व्यवस्थित समूह जो है वो क्या कहलाता है। तो याद रखिए कि सार्थक पदों के समूह को कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाक्य में निश्चित क्रम के अनुसार पदों का प्रयोग क्या कहलाता है। तो याद रखिए कि निश्चित क्रम में पदों का प्रयोग कहलाता है पदक्रम। आगे देखिए, उद्देश्य के बारे में जो कुछ जाता है वह क्या है। बताइए, उद्देश्य के बारे में जो कुछ जाता है वह क्या है। बिल्कुल करेक्ट, वह विधेय है। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। सामान्यतया उद्देश्य वाक्य के प्रारंभ में और विधेय वाक्य के अंत में होता है। इस कथन से आप सहमत हैं या फिर असहमत हैं या फिर पूर्णतः सहमत है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि सामान्यतया ऐसा होता है कि जो उद्देश्य होता है वो वाक्य के प्रारंभ में और विधेय वाक्य के अंत में होता है। इस कथन से आप बिल्कुल सहमत हैं। आगे देखिए, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं बताइए। बिल्कुल, जिसमें एक प्रधान वाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि सोम प्रसाद नहीं खेलेगा अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य है। तो सोम प्रसाद नहीं खेलेगा यह एक निषेधात्मक वाक्य है। क्यों निषेधात्मक वाक्य है? क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, जो पढ़ेगा वह पास होगा कौन सा वाक्य। बताइए, जो पढ़ेगा वह पास होगा कौन सा वाक्य है। संकेत सूचक वाक्य है, क्योंकि यहाँ संकेत दिया गया है, इंडिकेट किया गया है कि जो पढ़ेगा वही क्या होगा, पास होगा, नहीं बाकी तो फेल हो जाएंगे। आगे देखिए, वाच्य का मुख्य उद्देश्य करता है। बताइए, वाच्य का मुख्य उद्देश्य करता कौन है। ऑप्शन नंबर ए भाववाच्य, ऑप्शन नंबर बी कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर सी कर्तृवाच्य या फिर उपर्युक्त सभी। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल कर्तृवाच्य। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि जहां वाक्य का मुख्य उद्देश्य क्रिया का भाव होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं या फिर कर्तृवाच्य या फिर कर्मवाच्य या फिर भावनात्मक वाक्य है। बताइए, तो उसे भाववाच्य कहते हैं। आगे देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है। बताइए, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। फिर अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। बताइए, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। निश्चय सूचक, ऑप्शन नंबर डी निश्चय सूचक। आगे देखिए, अर्थवान और प्रभाव उत्पादक वाक्य संरचना के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है। भाषा प्रवाह, उचित पदक्रम, कठोर शब्दों का सम्मिश्रण या सरल शब्दों का प्रयोग। बताइए, अर्थवान प्रभाव उत्पादक वाक्य संरचना के लिए इसमें से क्या आवश्यक नहीं है। तो इसमें से कठोर शब्दों का सम्मिश्रण जो है वो आवश्यक नहीं है। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला देखिए, योजक शब्द से जोड़कर बनाते हैं। योजक शब्द से जोड़कर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं। उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है कि आह कितना सुहावना मौसम है। बताइए, इसमें कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। विस्मय सूचक वाक्य, याद रखिए। आगे देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है। बताइए, रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है। तो इसका बेसिकली हो जाएगा कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर सी कर्मवाच्य। आगे देखिए, उपसर्ग का प्रयोग होता है। बताइए, उपसर्ग का प्रयोग होता है किसमें। ऑप्शन नंबर ए शब्द के आदि यानी आरंभ में, ऑप्शन नंबर बी शब्द के मध्य में, ऑप्शन नंबर सी शब्द के अंत में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि उपसर्ग का जो प्रयोग है वो होता है शब्द के प्रारंभ में या फिर आरंभ में। फिर उसके बाद देखिए, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं प्रत्यय। उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय। आगे देखिए, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो धन ख्यात। फिर उसके बाद देखिए, प्रत्युत्पन्नमति
शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइए कौन सा उपसर्ग है, प्र है कि प्रत्यु है, प्रति या फिर नन ऑफ देम, तो प्रति। फिर उसके बाद देखिए गमन, जो यहाँ पर लिखा है गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर ए उप, ऑप्शन नंबर बी आ, या ऑप्शन नंबर सी प्रति या फिर अनु, बताइए। बिल्कुल करेक्ट, आ का, ठीक है, आगमन। आप लोगों को पता होगा आगमन का मतलब होता है आना और गमन का मतलब होता है प्रस्थान करना यानी कि जाना। आगे देखिए निर्वासित में प्रत्यय है, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है, तो निर्वासित में इत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, इत प्रत्यय। फिर है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, बताइए लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो लेखक में अक प्रत्यय लगा हुआ है। फिर आइए देखते हैं क्या लिखा है, अनुज। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, बताइए। तो अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप प्रयोग करेंगे ऑप्शन नंबर सी आ प्रत्यय का जो है वो प्रयोग करेंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा अनुज, अनुज का क्या होता है, अनुजा होता है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है कि सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, ई या फिर आ या फिर ई या फिर इक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आ, सूता। आगे देखिए स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, नी या फिर अनु या फिर अ या फिर कु, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, अ होगा, जो बोलते हैं ना अस्पृश्य। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, बताइए। प्रतिकूल में बिल्कुल करेक्ट, प्रतिकूल। आगे देखिए कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जो है जो जुल्म हो जाता है, बताइए। जुल्म हो जाता है तो ये हो जाता है अति, अत्याचार, अत्याचार होता है ना, अति धन आचार, अत्याचार, अत्याचार का मतलब होता है जुल्म। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है, ऑप्शन नंबर ए रंगीला, ऑप्शन नंबर बी बिकाऊ, ऑप्शन नंबर सी दुधारू, ऑप्शन नंबर डी कृपालु, बताइए। बिल्कुल करेक्ट, ये हो जाएगा बिकाऊ। फिर उसके बाद देखिए किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है बोल रहा है, बताइए। दिखावा में नहीं है या चढ़ावा में नहीं है, लावा में नहीं है या भुलावा में नहीं है, बिल्कुल करेक्ट लावा, लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आप लोग अगर PYQ उठाकर देखेंगे बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर देखिए इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय का नहीं है, ये हो जाएगा प्रेस। उसके अलावा जो लोग है, गढ़ है या वर्ग है, ये सब समूहवाचक प्रत्यय है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, ऑप्शन नंबर ए अ, या ऑप्शन नंबर बी आ, या फिर ऑप्शन नंबर सी अप, या फिर ऑप्शन नंबर डी परी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अ। फिर देखिए निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बताइए। विकल, फिर अलग, या फिर पुलक, या फिर धनिक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का डी, ये हो जाएगा धनिक। क्या हो जाएगा, धनिक। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, बताइए किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, सागर, नगर, अगर मगर, या फिर जादूगर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जादूगर, ऑप्शन नंबर डी जादूगर। आगे देखिए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बताइए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर ए उपकार, ऑप्शन नंबर बी लाभदायक, ऑप्शन नंबर सी पढ़ाई, ऑप्शन नंबर डी अपनापन, तो ये क्या हो जाएगा उपकार। किस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है, उपकार। आगे देखिए अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, बताइए अनुवाद में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अनु, ऑब्वियस सी बात है। फिर उसके बाद देखिए निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो निर्वाह में निर जो है वो उपसर्ग लगा हुआ है। फिर हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में 1 लाइनर फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं, बताइए हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, 28, 30, 40 या फिर 50, आप लोग क्या टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं, 28 इसका करेक्ट आंसर होगा।
आगे देखिए, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? बताइए, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिया। नौ देखिए, निम्नलिखित में से ईक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? तो याद रखिए, इनमें से पक्षिक ये है गलत। बाकी ईक प्रत्यय से लगा है सामाजिक, दैविक और भौमिक, लेकिन पक्षिक में ईक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। आगे देखिए, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? बताइए, कौन से शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभियोग, व्यायाम या अपमान? तो इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? बे, इन, बई या फिर बेइन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 26 का ऑप्शन नंबर ए, बे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द है ऑप्शन नंबर डी, सुरेश। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है बताइए? बिल्कुल करेक्ट, आव प्रत्यय लगा हुआ है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो विज्ञान में जो है वी उपसर्ग लगा हुआ है। फिर उसके बाद देखिए अगला क्या लिखा हुआ है कि चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? चिरायु में तो ये हो जाएगा चीर। आगे देखिए, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो धुंधला शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? ला, ला प्रत्यय है। धुंध, धन, ला। आगे देखिए, दोषहर्ता, दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। बताइए, दोषहर्ता में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखिए, हर्ता प्रत्यय है। दोष, धन, हर्ता। उसके बाद किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? बताइए, अपवाद में नहीं लगा है, या पराजय में नहीं लगा है, या प्रभाव में, या फिर ओढ़ना में नहीं लगा है? तो याद रखिएगा, किसमें उपसर्ग नहीं है? ओढ़ना, ऑप्शन नंबर डी, इसमें उपसर्ग नहीं है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे पुरोहित में उपसर्ग है। बताइए, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? पुरस या फिर पुरह या फिर पुरा या फिर पूर? पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है बताइए? बिल्कुल करेक्ट, पुरह। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अवनत, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अवनत शब्द जो है उसमें प्रयुक्त उपसर्ग जो है वो है अव। कौन सा है? अव। आगे देखिए, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है सावधानी, ई प्रत्यय लगा हुआ है। सावधान प्लस ई, सावधानी। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा हो जाएगा बताइए? कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बिल्कुल करेक्ट, इष्ट। फिर उसके बाद शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब उनका निश्चित अर्थ हो। आगे देखिए, तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं? तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में यथावत लिए गए हैं उसे बोलते हैं तत्सम शब्द, और जो शब्द परिवर्तित होकर आए हैं उसे क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। अगला देखिए, आंख का तत्सम रूप क्या है? तो आंख का तत्सम रूप है अक्ष। फिर उसके बाद देशज शब्द है। देशज शब्द है पगड़ी। कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? बताइए, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है? याद रखिएगा, जो देश में बोले जाते हैं, देशज, ये बात जो है वो सही नहीं है। देशज शब्द कौन से शब्द होते हैं यहाँ पर वो भी लिखा हुआ है। बताइए, देशज शब्द कौन से शब्द होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, गांव में बोले जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जो देश में बोले जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जो बोलचाल या अज्ञात स्रोत से हिंदी में आए हैं। ऑप्शन नंबर डी, जो कि देसी है। बताइए, जो कि स्थानीय बोलचाल या अज्ञात स्रोत से हिंदी में आए हैं उसे देशज कहते हैं, ना कि जो देश में बोले जाते हैं। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं, इस वजह से इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं। क्या बनते हैं? यौगिक शब्द। ऑप्शन नंबर बी, रूढ़ शब्द। ऑप्शन नंबर सी, योग रूढ़ शब्द। या ऑप्शन नंबर डी, विकारी शब्द। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा यौगिक शब्द। अगला देखिए, जलज शब्द है। जलज शब्द क्या हो जाएगा बताइए?
योग रूढ़ या फिर यौगिक या फिर तत्सम या फिर रूढ़। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, योग रूढ़। फिर उसके बाद इनमें से कौन सा शब्द विदेशी भाषा से नहीं आए हैं? विदेशी भाषा से कौन सा शब्द नहीं आए हैं? कबड्डी। कबड्डी जो है विदेशी भाषा से नहीं आए हैं। शादी, साबुन और ट्रेन ये विदेशी भाषा के शब्द हैं। आगे देखिए, पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो याद रखिए, पानी को क्या कहते हैं? अम्बु कहते हैं। अनिल का मतलब क्या होता है? वायु होता है। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि द्विज का अभिप्राय इनमें से क्या नहीं है? नहीं है को विशेष ध्यान देना है, ठीक है। कई बार आप क्वेश्चन में अगर नहीं है नहीं देखेंगे तो गलत आंसर टिक कर देंगे। तो देखिए, द्विज का अभिप्राय होता है चंद्र, द्विज का अभिप्राय होता है पक्षी, द्विज का अभिप्राय होता है ब्राह्मण। द्विज मतलब होता है 2 बार जन्मा, लेकिन द्विज का अर्थ नहीं होता है अर्क। क्या नहीं होता है? अर्क नहीं होता है, सॉरी अर्क, ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद देखिए, ऋजु का विलोम शब्द क्या होता है? तो ऋजु का विलोम शब्द होता है वक्र। ऋजु का विलोम क्या होता है? वक्र। आगे देखिए, कृतज्ञ का विलोम शब्द है। कृतज्ञ का विलोम शब्द है, कौन सा हो जाएगा? कृतज्ञ का विलोम ये हो जाएगा कृतघ्न। फिर उसके बाद रिपु का पर्यायवाची शब्द है। रिपु का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा बताइए? बिल्कुल करेक्ट, ये हो जाएगा अरि, रिपु, अरि। आगे देखिए, युग्म शब्द। युग्म शब्द का अर्थ है, युग्म शब्द का क्या अर्थ है बताइए? तो युग्म शब्द का अर्थ है 53 का सी, मिलते जुलते अर्थ देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? युग्म। अनुराग का विलोम शब्द है। अनुराग का विलोम शब्द बताइए? ऑप्शन नंबर सी, विराग। आगे देखिए, जिस व्यक्ति में जानने की इच्छा हो, जिस व्यक्ति में जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। फेरी वाला, मिठाई लगाओ इन शब्दों में प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यय का। ठीक है, देखिए आज मैंने क्लास में बेसिकली 2 क्लास अपलोड की है, ठीक है। 2 क्लास में मुझे लगता है मैंने कम से कम में अगर देखा जाए तो 100 क्वेश्चन से ज़्यादा पढ़ाया है। तो अगर आप मेरी क्लास से भी रिवीजन जो कर रहे हैं, फाइनल रिवीजन एमसीक्यू बेस, तो कर सकते हैं, क्योंकि मैं बेसिकली आपको डेली 150 से 200 एमसीक्यूज जो है वो करा देती हूँ क्लास के मदद से। और मैंने कल एक क्लास ली है जिसमें कि एडीओ से रिलेटेड अगले 10 दिन में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, अपलोड भी किया। आप लोगों के लिए वो वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। आप लोग एक बार उसको एग्जाम से जाने से पहले देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।